देखिए, आज हम कक्षा 10 की इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। आज का अपना टॉपिक जिसका नाम है अधातु, जिसको हम नॉन मेटल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नॉन मेटल्स के नाम से जानते हैं। हम कहेंगे वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं अधातु कहलाते हैं। जैसे क्या है? ये क्लोरीन है। क्लोरीन का 2, 8 और 7 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करते हैं तो इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ये अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का प्रयास करता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। जब 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके बाह्यतम कोश में कितने हो जाएंगे? 8 पूरे हो जाएंगे। मतलब ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा और अष्टक पूर्ण करके अपने आप को अस्थाई बनाएगा। क्या बनाएगा? अस्थाई। तो हमने कहा कि जब 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया है तो इसके ऊपर माइनस का 1 ही चार्ज आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कोई भी एटम, उतने ही उसके ऊपर जो है चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है, अब गुण पढ़ते हैं। गुणों में सबसे पहली बात आती है कि अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। क्या कहेंगे? ठोस अधातुएं की सतह धातु के समान चमकदार नहीं होती है। जो अधातुएं कुछ ऐसी हैं जो ठोस हैं, उनकी सतह धातु के समान चमकदार नहीं होती, परंतु आयोडीन और ग्रेफाइट में धातु की तरह चमक होती है। ये 2 ऐसी धातुएं हैं। कौन कौन अधातुएं हैं? ऐसी अधातुएं हैं, एक आयोडीन और एक ग्रेफाइट, जिनकी धातुओं में चमक होती है। धातुओं में चमक नहीं होती, लेकिन ये 2 धातु ऐसी हैं जिनमें चमक होती है। अब दूसरी बात आती है हमारी, अधातुएं तन्य तथा आघात वर्धनीय नहीं होती हैं। मतलब अधातुओं में तन्यता नहीं होती और इनमें आघात वर्धनीयता नहीं होती। मतलब ना तो इनके तार बनाए जा सकते हैं और ना ही इनको पीटने पर इनकी चादरें बनाई जा सकती हैं। पतली सीट्स नहीं बनाई जा सकती। किसकी? अधातुओं की। ठोस अधातुओं के न तो महीन तार खींचे जा सकते हैं और न ही पीटकर चादर बनाई जा सकती है। ये हथौड़े से अगर हम पीटेंगे तो ये चूर चूर हो जाएंगी। अतः ये भंगूर होती हैं। कैसी होती हैं? भंगूर। जैसे सल्फर, फास्फोरस आदि। भंगूरता का गुण ठोस अधातुओं में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ठोस अधातुओं में पाया जाता है। जैसे कि गैस या द्रव में नहीं पाया जाता। समझ गए? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट को लेकर के कि अधातुएं विद्युत तथा उष्मा की चालक नहीं होती हैं। उसके अपोजिट पढ़ रहे हैं हम। धातुओं के अपोजिट है ये। भाई धातुओं में विद्युत का और उष्मा का कंडक्शन होता है, लेकिन अधातुओं में हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो पाता। परंतु अपवाद रूप या अपवाद स्वरूप कार्बन एक ऐसी अधातु है जिसमें करंट बहता है। कार्बन का अपर रूप है एक ग्रेफाइट, जो विद्युत का और उष्मा का सुचालक है। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे चलते हैं। इसको अंडरलाइन कर दीजिए कि अधातुओं में कार्बन ऐसा है जिसमें करंट बहता है, जिसमें हीट बहती है। दूसरा, अधातुएं मुलायम होती हैं। सल्फर, फास्फोरस आदि मुलायम अधातु हैं, परंतु कार्बन का अपर रूप, जैसे कि हीरा हो गया एक, है ना? हीरा क्या है? कार्बन का अपर रूप है। समझ रहे हैं ना? हीरा अब तक ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक कठोर होता है। कौन? हीरा अब तक ज्ञात सभी पदार्थों में क्या होता है? सबसे अधिक कठोर होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये हिल रहा है, यहाँ पर बड़ी परेशानी हो रही है वीडियो बनाते हुए, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, कैप लगा देते हैं। देखिए 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए कितना सुनहरा अवसर है। लॉकडाउन में उनके 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए। समझ के? तीसरा चैप्टर चल रहा है, ये भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और इसको याद ही करना है। वीडियो को बार बार देखेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा, सभी विद्यार्थी यदि देखें तो। अब देखो, अधातुओं के गलनांक तथा कवचनांक कम होते हैं। मतलब अधातुओं के परमाणुओं के बीच में गैप होता है, स्थान होता है। इसका मतलब हुआ कि अंतरा अणुक बल कमजोर होता है। अंतरा अणुक बल कम है अधातुओं का, इसीलिए हमने कह दिया कि इनके गलनांक और कवचनांक
कम होते हैं, क्योंकि लूजली अटैच्ड होते हैं, ढीले ढाले जुड़े हुए होते हैं, आसानी से हीट और दे करके इसको तोड़ा जा सकता है, बॉन्ड को एनर्जी दे करके बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है, कम ही एनर्जी दे करके। तो इसलिए कवतनांक और गलनांक जो है वो कम होंगे, ठीक है ना। जितनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उतने ही गलनांक और कवतनांक ज्यादा होते हैं, और जितनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी उतने ही गलनांक और कवतनांक कम होते हैं। अब देखो, अधात्वें साधारण ताप पर ठोस, द्रव या गैस होती हैं। कैसी होती हैं? साधारण ताप पर ठोस, द्रव या गैस होती हैं। देखो, अधातुओं में सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, आयोडीन ठोस अधातु हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम गैसीय अधातु हैं। ये सारी ठोस अधातु हैं, ये सारी गैस अधातु हैं, जबकि ब्रोमीन ऐसा है जो द्रव अधातु है। कैसा है? द्रव अधातु। क्लियर हुई बात? आगे चलते हैं। अधातुओं के घनत्व कम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये दूर दूर स्थित होते हैं। दूर दूर एक पर्टिकुलर स्थान में दूर दूर यदि स्थित होंगे तो क्या होगा? उन कम मात्रा में आएंगे, कम मात्रा में, कम संख्या में आएंगे, कम संख्या में आएंगे तो उनका द्रव्यमान भी कम होगा। जब द्रव्यमान कम होगा तो हम कहेंगे कि उनका घनत्व भी कम होगा, क्योंकि द्रव्यमान अनुक्रमानुपाती घनत्व, घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। घनत्व का फॉर्मूला क्या है? यहीं पर लिख देते हैं। घनत्व डेंसिटी बोलते हैं, बराबर क्या? द्रव्यमान बटू आयतन। क्या? द्रव्यमान बटू आयतन। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटू आयतन। मतलब अगर घनत्व बढ़ेगा तो आयतन कम हो जाएगा, अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व कम हो जाएगा, घनत्व बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा। दोनों ये तो हैं एक दूसरे के समानुपाती, लेकिन ये है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि बटे में आ गया। ठीक है, अब देखो आगे। अधात्वें ध्वनिक नहीं होती हैं, मतलब इनमें टन टन की या किसी प्रकार की भिन्न प्रकार की कोई आवाज नहीं होती है। देखो, ये किसी वस्तु से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम अपना, क्या? डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में? धातु और अधातु में किन्हीं 4 गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आएगा। 4 गुण कौन कौन से हैं? गुण ये लिख रहे हैं यहाँ, ठीक है ना। देखो कैसे, धातु अधातु, भौतिक गुण है। भौतिक गुण में सबसे पहला पॉइंट आता है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था धातु की पढ़ेंगे। धातु की भौतिक अवस्था कैसी होती है? मतलब धातुएं सामान्य ठोस होती हैं पारे को छोड़कर। पारा एक ऐसी धातु है जो क्या होता है भाई? बताओ, द्रव होता है जो। बाकी सब धातुएं कैसी हैं? ठोस। अब अधातु में क्या कहेंगे? ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। कौन कौन सी अवस्थाओं में? ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। समझ में आ रहा है बेटे? नेक्स्ट आता है चमक। चमक में हम क्या कहेंगे? इनमें धात्विक चमक पाई जाती है। कैसी चमक पाई जाती है? धात्विक चमक। अब दूसरी साइड में देखेंगे, इनकी सतह पर धात्विक चमक नहीं होती। किसकी? अधातु। अधातु की सतह पर धात्विक चमक नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये अगर इन्हें घिसेंगे तो ये चूर चूर हो जाएंगे। धातुओं को घिसकर चमक लाई जा सकती है, अधातुओं को घिसकर चमक नहीं लाई जा सकती, ठीक है ना। आयोडीन व ग्रेफाइट को छोड़कर, उदाहरण में हमने कहा कि आयोडीन को और ग्रेफाइट को छोड़ दीजिए, इन दोनों अधातुओं को छोड़ दीजिए, इनकी बात मत करिए आप लोग। इनके अलावा जितनी अधातु हैं उनकी बात करिए। उनकी यदि बात करते हैं तो अधातु कहेंगे हम कि वो धात्विक चमक प्रदर्शित नहीं करती हैं। ये दोनों करती हैं क्योंकि ये अपवाद हैं। क्या है? अपवाद। हाँ जी, दूसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पारदर्शिता। पारदर्शिता मतलब जिसमें आर पार देखा जा सकता हो, ठीक। क्या कहेंगे? धातु अपारदर्शी होती है, धातु के आर पार नहीं देखा जा सकता, जबकि अधातु क्या है? पारदर्शी, अपारदर्शी तथा कुछ पारभासी होती हैं। पारदर्शी जिनमें को आर पार देखा जा सकता हो, अपारदर्शी जिसमें को आर पार नहीं देखा जा सकता हो, तथा कुछ पारभाषक होती हैं। मतलब पारभाषक, पारभाषक मतलब ऐसा आभास होता है कि ये पारदर्शी होंगी लेकिन वे पारदर्शी नहीं होती। आभास होता है कि इनके आर पार हमें दिख रहा है लेकिन दिखता नहीं।
पारभाषक बोलते हैं उनको। ठीक है, अब आगे चलिए। चालकत्व, चालकत्व बोलते हैं बेटे या चालकता। तो सभी भैया बहन ध्यान पूर्वक इस चालकता गुण को पढ़ेंगे। चालकता मतलब ये विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। मतलब इनमें को, किनमें को, धातुओं में को क्या होता है, करंट और हीट दोनों बहती हैं, दोनों की इनके अंदर बहने की गुंजाइश होती है। ठीक है ना। धातुएं हीट की एंड इलेक्ट्रिसिटी की एक गुड कंडक्टर होती है। ठीक, दूसरी साइड देखिए, ग्रेफाइट को छोड़कर सभी अधातुएं उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट को छोड़ दीजिए, ग्रेफाइट को छोड़ दीजिए, यहाँ आयोडीन आया था, ग्रेफाइट आया था, यहाँ पर ग्रेफाइट आया है, ग्रेफाइट को छोड़ दीजिए, बाकी सारी जितनी भी अधातुएं हैं में उष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। क्या होती हैं, कुचालक। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, किंतु उष्मा के सर्वोत्तम चालकों में से एक है। हीरे के अंदर क्या होती है, विद्युत नहीं बहती, लेकिन उष्मा सबसे ज्यादा बहती है। उष्मा सबसे ज्यादा बहती है किसमें, हीरे में। इसे अंडरलाइन कर लिया करें पढ़ते टाइम। नेक्स्ट आता है घनत्व। धातुओं का घनत्व ज्यादा होता है, मतलब भार ज्यादा होता है। अभी अभी हमने पढ़ा था। अधातुओं के केस में कहेंगे इनका घनत्व कम होता है। किनका, अधातुओं का। क्यों होता है कम, अगर कोई पूछे कम क्यों होता है धातुओं का घनत्व, तो क्या कहेंगे बेटा, इनके परमाणुओं के बीच में अंतराणु का स्थान ज्यादा होता है। अंतराणु का स्थान ज्यादा होने के कारण बल भी कम देना पड़ेगा उनको तोड़ने के लिए। ठीक है ना। अब देखिए गलनांक और कवथनांक की बात करते हैं। गलनांक धातुओं के ज्यादा होते हैं, अधातुओं के कम होते हैं। हीरा इसका अपवाद है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बात हमने कह दी। अब आगे चलते हैं। और तन्यता की बात करें, तन्यता का गुण पाया जाता है धातुओं में, अर्थात इनके तार बनाए जा सकते हैं। अगर हम बात करें अधातुओं की, तो अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता है। अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता है। अब आघातवर्धनीयता की बात करते हैं। धातु के केस में क्या कहेंगे कि धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, अतः इन्हें पीट पीट कर इनकी चादर बनाई जा सकती है। दूसरी साइड में कहेंगे ये भंगुर होते हैं, चूर चूर हो जाते हैं। लिख दिया हमने, पीटेंगे तो चूर चूर हो जाएंगे। ठीक है ना। आगे चलिए, धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ेंगे बेटा। अब क्या, हाथ रख लीजिए इस पे। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातुएं तथा इनके यौगिक रासायनिक गुणों में भिन्न होते हैं। धातुएं और उनके यौगिक रासायनिक गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। धातुओं के प्रमुख रासायनिक गुण निम्न प्रकार से हैं। कौन कौन से हैं। नंबर 1, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। मतलब ऑक्सीजन के साथ धातु क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, जरा ध्यान पूर्वक देखेंगे। जब धातुओं को वायु में गर्म किया जाता है तो ये संगत धातु ऑक्साइड बनाती हैं। मतलब धातु के संगत समान प्रकृति का ऑक्साइड बनाती हैं। धातु ऑक्साइड अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे, ये बात खास है बहुत ज्यादा कि धातु के ऑक्साइड अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। मतलब धातु के साथ जो ऑक्सीजन को जोड़ दिया तो उसकी प्रकृति हो जाएगी अक्षारीय। उसको जल में मिला करके देख लीजिए आप, धातु के ऑक्साइड को जल में मिला दीजिए, जल में मिलाने पर अगर OH समूह आता है तो मतलब अक्षार। तो देखो धातु प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू धातु ऑक्साइड। धातु को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो धातु का ऑक्साइड बन जाएगा। धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया उनकी सक्रियता पर निर्भर करती है। किस चीज पर निर्भर करती है, उनकी सक्रियता पर निर्भर करती है, एक्टिविटी पर निर्भर करती है, कितनी तीव्र गति से क्रिया कर रही है उस पर निर्भर करती है। कुछ धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कमरे के ताप पर, कमरे का ताप साधारण ताप होता है जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान्य है। ठीक है ना। वायु की O2 से अभिक्रिया करती है। वायु की O2 से क्या करती है, अभिक्रिया करती है। लाइए रब कॉपी दे दीजिए हमें, हम आपको ये रिएक्शंस करके दिखा देते हैं। देखो बेटे क्या कहा आपको कहा कि सोडियम है आपका, क्या है, सोडियम। 4 मॉलिक्यूल सोडियम के ले लिया आपने जो कि सॉलिड फॉर्म में है। 4 ही मॉलिक्यूल आपने पोटेशियम के ले लिए जो कि सॉलिड फॉर्म में है, प्लस O2 जो कि गैसीय फॉर्म में है, प्लस O2 जो कि
गैसीय फॉर्म में है, इज इक्वल टू देखिए क्या होगा, 4 है यहाँ पर, कितने 4, और यहाँ पर है 2, तो दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन ले सकता हूँ। सोडियम के 4 हैं तो 2 दूनी 4, तो एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। ठीक, Na2O बन गया। अब ऐसे देख लीजिए यहाँ पर, अभी और भी दर्शाऊंगा मैं इसमें कैसे अक्षारीय होते हैं, ये भी बताऊंगा। 4 हैं, 2 हैं, तो 2 कॉमन ले लूं, 2K2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। क्लियर होगी बात, ये बन गया आपका क्या, पोटेशियम ऑक्साइड। अब देखिए आप Na2A मैं दिखा रहा हूं इसको उदाहरण के तौर पे आपको कि अक्षारीय कैसे होते हैं। यहीं से कहते हैं कि अक्षारीय क्वेश्चन बनता है कैसे होते हैं धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड अक्षारीय कैसे होते हैं, देखिए Na2O या K2O प्लस H2O प्लस H2O इज इक्वल टू, भाई देखो 2 इसके हैं, 1 2 2 इसके हैं और 2 इसके हैं, तो मैं क्या करूं, 2 कॉमन ले लूं, 2NaOH नहीं बन जाएगा, इज इक्वल टू 2KOH। 2 पोटेशियम के, 2 ऑक्सीजन के, 2 हाइड्रोजन के, ये निकल गए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। क्लियर होगी बात। तो बेटे ये OH आ रहा है तो कैसे हो गए, अक्षारीय। तो मतलब कह दिया हमने धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अक्षारीय होते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे सेकंड पॉइंट मैं इसमें बताता हूं आपको क्या है कि मैग्नीशियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन आदि साधारण ताप पर O2 से अभिक्रिया नहीं करती हैं। क्या कहा, मैग्नीशियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन आदि साधारण ताप पर, मतलब कमरे के ताप पर, मतलब अभी अभी बताया था 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर O2 से कोई क्रिया नहीं करती, परंतु गर्म करने पर क्या हो जाएगा, इनको गर्म करने पर क्या हो जाएगा बेटे, क्या कहा हमने, गर्म करने पर तेजी से अभिक्रिया करती हैं। अगर गर्म कर दिया तो तेजी से क्रिया करने लगेंगे ऑक्सीजन के साथ। कौन मैग्नीशियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन आदि। मैग्नीशियम गर्म करने पर वायु में जलने लगती है। अगर हमने मैग्नीशियम को गर्म कर दिया तो ये वायु में जलने लगेगी और उष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करती है। क्या करती है भाई, उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। ठीक है, अब देखो रिएक्शन करते हैं हम इसकी। क्या है रिएक्शन हमारी, लो कॉपी दो, देखो बेटे, ये 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू, देखिए ये सॉलिड है, ये गैस है, 2 कॉमन ले लो, 2MgO, ये बन जाएगा। बताओ समझ में आई क्या बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाम खुद लिख लेना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, क्यों लिए हमने 2 इसके, क्योंकि ये गैस है और गैस से होती है डायएटॉमिक, यानी कि द्विपरमाणु, तो 2 तो लिखना पड़ेगा। अब जब 2 हैं यहाँ, इसके ऊपर होते हैं माइनस के 2, 2 दूनी कितने हो गए 4, Mg के ऊपर होते हैं प्लस के 2 चार्ज, 2 को 4 करने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी, इसलिए 2 लिखा है। क्लियर, आई नहीं समझ बात बेटे, 2 हैं इसके ऊपर प्लस के चार्ज, कैसे पता चला 2 हैं, 2 8 2 नहीं होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 12 नहीं होता इसका, 2 8 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो प्लस के 2 चार्ज इसके ऊपर आ जाएंगे। अब 2 चार्ज आ जाएंगे और इसके माइनस के 2 क्यों हुए, क्योंकि इसके 2 और 6 हैं, इसे 8 पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। सिखाई थी मैंने सारी ये बातें। तो माइनस के 2 और प्लस के 2 कैसे आते हैं पता चल गया। अब जब 2 दूनी हो गए 4, तो इसके भी तो 4 करने पड़ेंगे, इसके प्लस के 2 हैं, 4 करने के लिए हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, इसलिए हमने 2 लिखा। कंप्लीट हुई बात। अब आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा आता है क्या, कि कॉपर वायु में गर्म करने पर नहीं जलती है, परंतु तिरु गर्म करने पर कॉपर सेकंड ऑक्साइड बनता है। तिरु अगर हमने गर्म कर दिया तो क्या बनेगा, कॉपर सेकंड ऑक्साइड। सेकंड जो लिखा हुआ है ना, ये कॉपर सेकंड ऑक्साइड, मतलब क्या है, ये इसकी संयोजकता है। सेकंड क्या है, संयोजकता। हम क्या लिखेंगे, कॉपर 2Cu प्लस O2, ये गैस है बेटा, ये सॉलिड है, इज इक्वल टू, क्या करेंगे, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 2 कॉमन ले लूं, 2CuO। इसके ऊपर भी प्लस के 2 होते हैं, इसके ऊपर माइनस के 2 होते हैं। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बैलेंस होगी, CuO बन गया कॉपर ऑक्साइड। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है। फोर्थ क्या है कि एल्यूमिनियम
वायु में गर्म करने पर जलकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड देता है? देखो जी 4Al प्लस O2, देखो एल्यूमिनियम के ऊपर होते हैं प्लस के 3, 4 तिया कितने हो गए 12, तो 2 की कितनी बार गुना करूं बताओ? ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं माइनस के 2, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। आगे समझ में? तो हम क्या करेंगे 6 में 3 दूनी 6 और 4 यहाँ है, कॉमन क्या लूं 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लेता हूं मैं 2Al2, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन की 3 दूनी 6, 2 तिया 6, एल्यूमिना बन गया। क्या बन गया? एल्यूमिना। समझ में आई बात बेटे? कोई प्रॉब्लम है क्या? दोबारा बताऊं, एल्यूमिनियम के 4 हैं, ऑक्सीजन के कैसे हैं 4? प्लस के 3 होते हैं ना, 4 तिया 12, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का 2 चार्ज आता है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, इसलिए मैंने क्या किया, अब जा इसमें से 4 और इसके 3 दूनी 6, इनको भूल जाइए प्लस माइनस को। अब ये तो बैलेंस करने के लिए हमने कर दिया, इसको अब भूल जाइए। अब 4 हैं इसके एल्यूमिनियम के, 2 दूनी 4, एल्यूमिनियम के 3 दूनी 6 हैं, 2 तिया 6, तो एल्यूमिना नहीं बन गया? इसका नाम है एल्यूमिना बेटे, 2Al2O3। अब इसके बाद हमारा आता है क्या, एक रिएक्शन आती है हमारी किसकी, जिंक की। जिंक के बारे में भी बताएंगे। जिंक ने क्या कहा कि जिंक वायु के साथ उच्च ताप पर जब गर्म किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड बनाती है। क्या बनती है? जिंक ऑक्साइड बनती है। देखो कैसे, 2Zn प्लस O2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बताओ? 2 कॉमन ले लूं दोनों में से, 2ZnO बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन गया बेटा। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब आगे चलते हैं, हम आयरन की बात करते हैं। आयरन वायु के साथ अति उच्च ताप पर क्रिया करता है, यानी कि बहुत ज्यादा ताप पर क्रिया करता है। आयरन सेकंड व थर्ड ऑक्साइड भी बनते हैं। देखिए 6 कंडीशन क्या है हमारी, ये 3Fe प्लस 2O2 इज इक्वल टू, ये गैस है, ये क्या है, ये सॉलिड है, और प्लस ये हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, Fe के कितने हैं 3, ऑक्सीजन के कितने हैं 2 दूनी 4, तो हम क्या करेंगे Fe3O4। बेटे इसके 3 हैं, इसके 4 हैं, Fe के 3, ऑक्सीजन के 4, ये बन गया आयरन ऑक्साइड। क्या बन गया? जो कि सॉलिड होता है। कैसा होता है? सॉलिड। क्लियर होगी ना ये बात? लो इसको पकड़ो जरा, अभी मैं थोड़ा सा तुम्हें समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ, ध्यान से समझना, थ्योरेटिकल पोर्शन है। कहेंगे कि जिंक की अपेक्षा आयरन की O2 से अभिक्रिया, जिंक की अपेक्षा, जिंक की तुलना में आयरन की O2 से अभिक्रिया कम तीव्रता से होती है। कैसे होती है? कम तीव्रता से। अतः आयरन जिंक से कम क्रियाशील है। आयरन क्या है बेटे? जिंक से कम क्रियाशील है। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? फिर कहेंगे सोना और